हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने बेस थ्योरम, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए और मैंने आपको बोला था कि आप एक्सरसाइज करके आइएगा। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज करी है या नहीं करी है? आई होप आपने एक्सरसाइज करी होगी, डेफिनेटली करी होगी। ठीक है, सो देखिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.3 के लेने वाला हूँ जो थोड़ा टफ लग रहे हैं मुझे। ऐसा लगता है कि ये टफ है, तो ये करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा बने, है ना, और बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, contain 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. Moreover, two additional balls of the same color drawn are put into the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। हमें बॉल को निकालना है, एक बॉल निकालनी है, उसका कलर को नोट करना है। वो बॉल हो सकता है रेड आई हो या हो सकता है वो ब्लैक आई हो। जैसे भी कलर की बॉल आएगी हमें उस बॉल को तो उसमें डालना ही है, और एडिशनल 2 बॉल्स वी हैव टू पुट इनटू द अर्न। देन हमें एक बॉल निकालनी है। ठीक है, और वो बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सेकंड बॉल आ रही है वो रेड आ रही हो। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि 2 इवेंट बन सकते हैं। ठीक है, पहला इवेंट यानी कि जो फर्स्ट बॉल है ना, उसको हम फर्स्ट इवेंट बोलेंगे कि E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। हमने सोचा, हमने निकाली, है ना, तो पहली बॉल रेड आई। ठीक है, और E2 हमने क्या माना कि E2 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। क्लियर? या तो रेड आ सकती है या ब्लैक आ सकती है, तो हमने E1 और E2 ले लिया और हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मानना, तो हमारी सेकंड बॉल। तो बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल इज रेड। सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर बेस थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ पर टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगी। सो हमारे पास फॉर्मूला है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालने चाह रहे हैं हम, तो 5 रेड बॉल है, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10, 5 बाई कितना आ जाएगा 10। ठीक है, प्लस अब देखिए जब हम पहली बॉल रेड बॉल निकालते हैं तो 2 एडिशनल रेड बॉल डालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर रेड बॉल कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 7 और 5 12 हो जाएगी। और फिर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा 7/12। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ब्लैक बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी 5/10 आएगी इनटू। अब हमने क्या किया, बॉल 2 ब्लैक बॉल और डालनी पड़ेगी, तो 7 ब्लैक बॉल हो जाएगी, रेड बॉल तो 5 ही रहेगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, मतलब जब फर्स्ट बॉल यदि ब्लैक आई हो तो सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल तो कितनी है 5 है, और टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 12 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ये 2, इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7/24 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 5/24, तो 7 5 12, तो 12/24, दैट इज़ 1/2 इज़ माई करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था, हमने इसको कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 12वां, डायरेक्ट 12वां क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस। आप देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए इस एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं। जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था,
इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए ये एक्सरसाइज है, ये पहला क्वेश्चन करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक बैग है जिसमें 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स पड़ी है। अनदर बैग, ठीक है, 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप आराम से करिए। और कभी किसी को प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आई विल बी हियर and I will explain each and every question if you are commenting on the YouTube. Clear? Okay, so I'm taking the question number 12 right now. So question number 12 is also very difficult question, I think so. और मज़ेदार कोई है तो क्वेश्चन मज़ेदार है, डिफिकल्ट तो क्या है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट from the remaining cards of the pack of 2 cards are drawn and are found to be both a diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कार्ड है ना, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, वो खो गया है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक ऑफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब जो बचे हुए पत्ते हैं उसमें से हमें 2 कार्ड निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद क्या होना चाहिए, वो दोनों डायमंड आना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। जो खोया हुआ पत्ता था वो डायमंड का था। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। डेफिनेटली बेस क्वेश्चन का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इवेंट डिफाइन किया। इवन बी द इवेंट दैट lost card is diamond. डायमंड हो सकता है या नॉट डायमंड हो सकता है। तो यहाँ पर E2 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। डायमंड नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी द 2 कार्ड्स इवेंट, है ना, ई बी द इवेंट दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम remaining cards to be diamond. क्लियर? सो यहाँ पर बताना है कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड का था, तो मतलब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। डायमंड के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। तो 13 बाई कितना हो जाएगा 52, यानी कि 1/4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डायमंड नहीं होना, इसका मतलब 1 - 1/4, इट इज़ 3/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक कार्ड खो गया, वो तो निकल गया, ख़त्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। जब पहला कार्ड डायमंड का था और हमें 2 पत्ते डायमंड के ही निकालने, उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब डायमंड के पत्ते हमारे पास 12 हो गए, तो और टोटल पत्ते कितने हो गए 51 आ गए। तो 12/51 इंटू, है ना, उसके बाद में 11/50 हो जाएगा। क्लियर? देन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसका मतलब ये हुआ कि जो खोया हुआ पत्ता है वो डायमंड का नहीं था, इसका मतलब डायमंड के अभी हमारे पास 13 पत्ते हैं, ठीक है। और ये कितना जाएगा 51 ही रहेगा ये तो, क्योंकि एक पत्ता खो चुका है, तो ये 51 और यहाँ पर कितना जाएगा 12/50। अब हमें निकालना क्या है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है, तो E1/A ये वाला तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 इंटू, यहाँ पर लिखा 12/51 इंटू, यहाँ पर 11/50 डिवाइड बाय, ये एज इट इज़ 1/4 इंटू
12/51 इंटू 11/50 प्लस 3/4, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, प्लस यहाँ पर होगा 3/4 इंटू 13/51 इंटू यहाँ पर 12 कितना आ जाएगा 50। तो देखिए सिंपल 1/4 1/4 ख़त्म और पूरा का पूरा डिनोमीटर ख़त्म, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 12 इंटू 11 प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 13। इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम तो खैर वही है ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यस, 13th वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ पर्सन, अ रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। ठीक है, तो यहाँ पर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। एक कॉइन टॉस करते हैं, रिपोर्ट हेड आया। ठीक है, तो हेड आया मतलब देखो, तो इवन अपन क्या मान लेंगे, इवन सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है? सच क्या बोल रहा है 4/5, झूठ क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा कि 1/5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब रिपोर्ट आई है कि वो रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हेड। सो ए बी द इवेंट हेड। ठीक है, सो ए हेड को डिनोट कर रहा है, हेड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? देखो अ कॉइन टॉस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा A/E1। ठीक है, हेड आया है ना, हेड आया, हेड आया है ट्रूथ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रूथ ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ये है और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है, अब वही सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन बताया था मैंने, कॉइन फेंका, मैंने उससे पूछा कि क्या आया है, हेड आया है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमको ले ली। ओके ओके ओके, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ इसको अपन मिटाते हैं, इसको देखिए, तो इसको अपन लिखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो E1 का मतलब हेड, ठीक है, E2 का मतलब नॉट हेड, नॉट हेड। ठीक है, और ए का मतलब क्या है कि पर्सन रिपोर्ट हेड कम्स, पर्सन रिपोर्ट हेड। ठीक है, हेड आ रहा है, क्लियर, HEAD। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी यही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, हेड आ रहा है, सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 झूठ बोल रहा है, हेड नहीं आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगा 1/5। ठीक है, आई बात समझ में? सॉरी 1/2 होगा, 1/2 नॉट 1/4, 1/2, सो ये 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना है? एक्चुअली हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा A/E1 निकालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, मैं करके बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये 1/5, अरे भाई क्या हो गया 1/5। ठीक है, सो 2 इंटू 5 तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 4/5। आंसर है 4/5, आंसर है हमारा ए, आंसर करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ए और बी दो इवेंट है, ए सबसेट है बी का, मतलब बी बड़ा है। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर A/B का जो फॉर्मूला है वो कैसा होता देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, इसका प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
अब देखिए कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए छोटा हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी ए ही होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, डिवाइड बाय कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जहाँ पर भी ये ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हमें और कुछ करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल साइन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तो नहीं आ रहा है, और तो फिर क्या कर सकते हैं कि यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, ए अपॉन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बड़ा होगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी से। और ऐसा भी सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा कुछ पॉइंट में, उसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बड़ा आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर या बड़ा आराम से आ सकता है, तो ये तो नहीं होगा, और इक्वल भी आ सकता है इसके अंदर। सो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बढ़ाएगा, करेक्ट, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बी इस तरीके से ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो अपन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, देखिए इसमें से पूरा बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है, कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि रैंडम वेरिएबल टेक प्लेस रियल वैल्यू। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रियल वैल्यू टेक प्लेस करता है। रियल वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, सब कुछ आ सकता है, ठीक है। रियल नंबर का मतलब बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट वाली, ठीक है। उसके बाद में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सब कुछ आ सकता है। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल इज टेक प्लेस रियल वैल्यू, क्लियर, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्लियर, एंड रैंडम वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। तो पहला टॉपिक रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करता हूँ। तो पहला इट टेक्स प्लेस रियल वैल्यू, पहली चीज तो हमको समझ में आ गई। दूसरी बात तो ये हो जाएगा इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, क्लियर। कुल मिला के क्या हुआ कि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, ये तो नेगेटिव हो रहा है, तो भाई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, रैंडम वेरिएबल तो नेगेटिव हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको आप देखिए, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया आपको कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रियल वैल्यू टेक प्लेस करता है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। और इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये रैंडम वेरिएबल के बारे में डेफिनेशन है, क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। चलो ये एग्जांपल नंबर 22 है। इसमें क्या कह रहा है, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, है ना, देन फॉर ईच हेड ही इज गिवन Rs2 rupees by the organizer of the game, and for each tail he has to give 1.50 to the organizer. Let capital X denote the amount gained or loss by the person. Show that capital X is a random variable and exhibit it as a function on the sample space of the experiment. तो यहाँ पर कैपिटल X जो है रैंडम वेरिएबल है, क्या ये है या नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। और कैपिटल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पैसा लूज किया है, कितना पैसा गेन किया है। तो देखिए सबसे पहले हम कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए एक पर्सन जो है कॉइन को 3 बार उछालता है,
तो टोटल आउटकम्स आ सकता है एच 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 आएगा, टी 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 आएगा, ठीक है, डबल एच, एक डबल एच टी ले लेते हैं, जस्ट मिनट, इसको ओपन इस तरीके से लिख लें, डबल एच टी लिखेंगे, टी डबल एच लिखेंगे, एच टी एच लिखेंगे, डबल टी एच लिख सकते हैं, एच डबल टी लिख सकते हैं और टी एच टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 टोटल आउटकम्स टी एच टी आ सकता है, तो 8 आउटकम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हर एक टेल पर, सॉरी हर एक हेड पर हमें 2 रुपये मिल रहे हैं, तो कैपिटल एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स कितना हो सकता है? 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये मिल गए, मैक्सिमम 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपये जीत गया, ठीक है। उसके बाद में देखो कि 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, तो 3, 4.5 रुपये हार गया मतलब 4.5, हार गया मतलब नेगेटिव लिख दिया हमने, ठीक है, 4.5, ठीक है। अब देखिए 2 हेड आएगा तो कितने रुपए कमाएगा? 4 रुपये कमाएगा, ठीक है, लेकिन 1.5 रुपये वो खो देगा, तो 4 में से 1.5 गए तो कितना बचेगा? 4 में से 1.5 यदि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये 5, ठीक है, 2, तो 2.5, तो ये कितना कमाया इसने? 2.5 रुपीज़ कमाया है, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि देखो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, अब 2 टेल का मतलब उसको 3 रुपये देने पड़े, ठीक है, और कितने कमाए? 2 रुपये कमाए, तो कितना लॉस कितना हुआ? -1 का लॉस हुआ, ठीक है, तो ये -1, तो ये पॉसिबल वैल्यू है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, तो ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये इस तरीके का कंसेप्ट है। अब आगे चलते हैं कि इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में मैं समझा देता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की स्पेलिंग थोड़ी, रैंडम वेरिएबल, क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये टॉपिक है हमारा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है? सो द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल विथ दर प्रोबेबिलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा कि द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ दर प्रोबेबिलिटी इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब यदि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 6 निकालना है, ठीक है, तो तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/8 आएगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स इक्वल टू -4.5, लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 आएगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, एक्स इक्वल टू 2.5, 2 रुपये, 2.5 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो 3/8 आएगी, 3/8 आएगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू, है ना, -1, 1 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 आएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल हैं और ये इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ एक्स, इट इज़ कैपिटल एक्स, यहाँ पर 6, यहाँ पर -4.5 और यहाँ पर कितना 2.5, ठीक है, और यहाँ पर है -1, ठीक है, ये -1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/8, इसकी वैल्यू भी 1/8, इसकी वैल्यू 3/8, इसकी वैल्यू 3/8, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है या नहीं। तो एक चीज़ याद रखना कि समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 1, तो ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। आप
ऐड करके देखिए इनकी सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स इट इज़ अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आ सकती है, वो कंसेप्ट इसके साथ एफिक्स हैं, साथ में रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी करवा दिया, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट और है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ताकि, है ना, ये तो मैंने बता दिया, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट है, छोटा एक कंसेप्ट बचा, ताकि कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आता है मीन एंड वेरिएंस। तो वेरिएंस तो आपके कोर्स से डिलीट हो गया है, तो केवल मैं मीन ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मीन निकालना है, मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल, जो आपने रैंडम वेरिएबल निकाला है उसका मीन निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या एवरेज निकालना है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि सर ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, प्रोबेबिलिटी में आपने स्टैटिस्टिक्स घुसा दी। तो भैया जहाँ पर, हाँ, यूँ कह सकते हैं, जहाँ स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करती हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ जहाँ पर लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है वहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो दोनों वाइस वर्सा है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये तो आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सब है। प्रोबेबिलिटी में आप देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट्स हैं और स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आने वाली है। तो मीन को आप पढ़ते आए हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, मीन निकालने का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है, ये एक्स आई और पी आई हो जाएगा। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला इसी से बना है, ये फॉर्मूला जो है इससे बना है। देखो क्या होता है कि एक्स आई मतलब ये ऐसा होता है, एक्स आई का मतलब डेटा होता है, बता देता हूँ आपको, एक्स आई ये होता है, ये एफ आई होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसकी 10 है, इसकी 9 है, इसकी 6 है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ मैं, इस 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूँ, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/10। इसका मतलब डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी आ गई, आई कि नहीं आई। तो ये डेटा है, डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये पी आई आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नो फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी, यहाँ पर क्या है, अंडू करने दो पहले, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं जो समझा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी, ये 1 डेटा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना, 10 है, टोटल आउटकम्स कितना है, तो 10 9 19 और कितना जाएगा, ये 25 हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, 9 से 15 25 हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू कितना जाएगा, 10/25। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाता है, पी आई कहलाता है, इसको पी आई बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी यही होती है, और ये रैंडम वेरिएबल है। देखो प्रोबेबिलिटी और उसके रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, मीन आ गया। अब मीन को हम ऐसा भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स आई पी आई, यहाँ पर छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बड़ी आप कैपिटल ले लो, ये पी आई, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये मीन का कंसेप्ट है। देखिए मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ, मीन निकालना है मुझे, तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक और इसमें, चलो इसको, इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके, कॉपी तो कर सकता हूँ क्या,
चलो मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है। और एक टेबल बना लेते हैं फट से, ठीक है। ये रैंडम वेरिएबल है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास क्या हो गया, ये एक्स आई है, ये पी आई है, ये एक्स आई और पी आई है, ठीक है। आप देखिए, है ना, ये 6 है, ये -4.5 है, ठीक है। देन यहाँ पर कितना है, 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, और यहाँ पर -1 है। यही है वैल्यू, 4 वैल्यू है, 6, 4.5, 2.5, -1, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, है ना, इसको तो हटा देते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी 1/8 है, इसकी भी 1/8 है, इसकी वैल्यू 3/8 है, और इसकी वैल्यू 3/8 है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6/8 आ जाएगा। यहाँ पर -4.5 है ना, 4.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4.5 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75, यानी कि 7.5 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, और यहाँ पर -3/8 आ जाएगा, ठीक है। इसका सम निकालना है, ठीक है। सम निकालना तो क्या करेंगे, देखिए सबको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, तो 8 तो एलसीएम आ ही जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये कितना, -4.5, ठीक है, प्लस कितना जाएगा 7.5, प्लस कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये कितना होगा, 9 हो गया। 9 9 नहीं, माइनस तो दो है ना यार, यहाँ पर -3 आएगा, 2 मिनट, ये -3 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, देखिए 6 6 12 13, तो 13 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 तो यहाँ गया, माइनस कितना जाएगा 7.5 डिवाइड बाय कितना जाएगा 8। तो 13 में से 7.5 करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 बाय कितना हो जाएगा 8, 6/8 का मतलब कितना, 3 बाय कितना हो गया, 3/4 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया, 3/4, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, है ना। जो भी पॉइंट में आ रहा है 7.7 समथिंग आ रहा है, तो ये इस तरीके से मीन निकलेगा। तो मीन में कुछ भी नहीं करना है, रैंडम वेरिएबल निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, उनको मल्टीप्लाई करना, सम करना, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल था, है ना। वेरिएंस का कंसेप्ट नहीं है आपके इस बुक में, है ना, सिलेबस में, तो इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आज इस चैप्टर का खात्मा हो चुका है, ठीक है, हमने ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। और इसके क्वेश्चंस एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो आने लायक क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, वो उसमें कवर करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। और याद रखिए स्टूडेंट्स की 4 तारीख के बाद, यानी कि 4 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है, तो 5 तारीख को हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आके बेनिफिट उठाएं। मैं 2 दिन लाइव क्लास लूँगा, 5 तारीख और 6 तारीख को। 5 तारीख को मैं पूरी एक बुक, जो फर्स्ट बुक है हमारी, उसके कंसेप्ट्स को पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊँगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊँगा। मैं इंपॉर्टेंट टिक भी लगवा दूँगा, ठीक है। और सेकंड डे यानी कि ऑन 6 मार्च को हम सेकंड बुक का रिवीजन करेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।